चलिए बेटा, अब आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट वाज पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और याद करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी थी? बॉन्डेड एटम्स की। उस टाइम पर मैंने आपको बोला भी था कि हम लोग जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे तो हम बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया आप लोगों को सबको है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो अब यहां पर बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। खैर वो सब बात की बातें हैं, पहले हम जनरल डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आउट ऑफ 15 4 to 5 क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग से देखने को मिल जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे बेस देखने को मिल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो बेसिकली बॉन्ड क्या है? दो चीजों को आपस में जोड़ के रखने वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड। तो ऐसा कोई भी एक अट्रैक्शन, भाई दो चीजें आपस में कब जुड़ी होंगी? जब दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो स्पीशीज को, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को एक साथ होल्ड करके रखे, बाइंड करके रखे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब वो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। दो एटम्स हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस अट्रैक्शन को जो इनको होल्ड करके रखेगा उसे हम लोग डे टू डे लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। चलिए, केमिकल बॉन्ड के लिए कंडीशन को समझने की कोशिश करें। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब ये पॉइंट क्या है उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग जानते हैं जनरली, उसमें से ग्रुप 18 इनर्ट गैस हमें आइसोलेटेड फॉर्म में मिलता है, अकेला मिलता है जनरली। लेकिन बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर एलिमेंट्स आपको नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते, अकेले नहीं मिलते, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नोबल गैस तो हमें आइसोलेटेड मिला लेकिन बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे सोडियम अकेला नहीं मिलेगा, NaCl फॉर्म में, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा आपको। क्लोरीन अकेला Cl एटम नहीं मिलेगा, Cl2 मिलेगा आपको। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने बॉन्ड्स बनाए? उन रीजन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुने। पहला रीजन, टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखें, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर देन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। ध्यान से सुने क्या कहने का मतलब है। सपोज ये एटम ए का न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह से यहां पर एटम बी का न्यूक्लियस है और उसका इलेक्ट्रॉन है। दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, ठीक है। अभी दोनों अकेले अकेले हैं। जब एटम अकेला होता है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये एटम ए की एनर्जी बहुत ज्यादा, एटम बी की एनर्जी बहुत ज्यादा। दोनों एटम अगर एनर्जी ज्यादा है, एक बात बताना, अगर किसी चीज में एनर्जी ज्यादा है, जैसे हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी दिन हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो हम एक जगह टिकेंगे या घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर दौड़ भाग करेंगे। तो बेटा अगर किसी चीज में एनर्जी ज्यादा तो वो स्टेबल नहीं होता है ना, वो मूव करेगा, रैपिड रैंडम मोशन वगैरह दिखाएगा। तो उस वजह से जब ए और बी अकेले हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो ये घूमते फिरते एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आमने सामने आने से क्या हुआ बेटा? ए के इलेक्ट्रॉन पे बी के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। भाई इसके न्यूक्लियस ने, ए के न्यूक्लियस ने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है, बी के न्यूक्लियस ने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है। लेकिन जैसे ही एटम ए आया बी के सामने, तो बी का न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है उसका काम है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना, तो बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ए ने देखा कि भाई ये न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए क्या करेगा? ये छोड़ेगा थोड़ी, ये इसका न्यूक्लियस भी सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Fa लिखने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन पे और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट साथ ही साथ ये दोनों न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव इनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। मतलब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ क्या वर्क कर रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन।
अब अगर दोनों एटम को पास आना है तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि दोनों पास तभी आ सकते हैं जब क्या ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, दोनों पास आएंगे, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम्स रिपेल ईच अदर। इसका कहने का मतलब है न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम and electrons of both atom repel each other. तीसरा point, if the net force of attraction, if there is net force of attraction मतलब attraction repulsion को subtract किया तो net जो value आई, अगर वो attraction ज्यादा हुआ तो attraction ही आएगा, तो net attraction होने पर क्या होने वाला है, then total energy of the system decreases and a chemical bond is formed। अगर net repulsion और attraction में से attraction हुआ तो दोनों एटम पास आएंगे। आप सुने, पास आए तो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ रही। लेकिन ये जो पॉइंट आपको दिया है, ये जो बात लिखी हुई है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ये क्या है, दोनों एटम अकेले थे, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, एनर्जी ज्यादा थी तो दोनों घूमते फिरते एक दूसरे के सामने आ गए। एक दूसरे के सामने आए तो इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, रिपल्शन हुआ, लेकिन पावरफुल मान लिया कौन है अट्रैक्शन। तो बताइए, जब जब अट्रैक्शन होगा, ये याद करिए, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये और ये, इनमें जब अट्रैक्शन हुआ तो दोनों की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। अगर वो एनर्जी रिलीज हो गई तो उस रिलीज एनर्जी के बारे में ही यहां बोल रखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अकेले की एनर्जी में से कुछ एनर्जी चली गई, इसकी एनर्जी में से कुछ एनर्जी चली गई, तो अब जो सिस्टम की टोटल एनर्जी पहले होनी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो गई। और अगर अट्रैक्शन होते वक्त एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब प्रोसेस एंडो हुआ या एक्सो हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। देखें, द एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, दैट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज हुई उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी। अब सुनना एक बात, बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड बन गया, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इस रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी। वही एनर्जी जब वापस दोगे, एंडो करोगे तो दोनों एटम दूर चले जाएंगे, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा और वो अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएंगे। इसका मतलब बॉन्ड बनते वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड बने हुए बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बट उसमें डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, बस एक प्रोसेस एक्सो है और दूसरा प्रोसेस एंडो है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो एनर्जी की बात करी, इससे रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जब आप देखेंगे, दैट इज एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट है आपके सामने। क्या मीनिंग है इस ग्राफ का, समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ ध्यान रखें, इस तरफ से रीड हो रहा है, ठीक है ना, यहां से रीड कर रहे हैं हम लोग। आपको वाई एक्सिस पे क्या दे रखा है बेटा, एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस, ठीक है ना। ये रेफरेंस फ्रेम मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। क्या हो रहा है देखें, एक एटम है ए, एक एटम है बी। अभी दोनों एटम अलग अलग थे, दोनों की एनर्जी कुछ रही होगी, दोनों की एनर्जी का सम मान लिया यहां आ रहा है, ठीक है ना। इस पोटेंशियल एनर्जी पे 0 है, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग एनर्जी 0 कंसीडर करके चलते हैं, तो ये यहां पर एनर्जी है, ठीक है ना, एक्सिस पर। अब क्या हुआ, दोनों की एनर्जी ज्यादा थी, दोनों ने रैपिड रैंडम मोशन दिखाते दिखाते सामने आए, अट्रैक्शन हुआ, रिपल्शन हुआ, दोनों चीजें, पर अट्रैक्शन ज्यादा है मान लिया। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो ए और बी एक दूसरे के पास आएंगे या दूर जाएंगे, पास आएंगे। तो आप देखें ए और बी यहां पर आपको थोड़े पास दिख रहे हैं। इससे क्या हुआ, ए और बी में अट्रैक्शन हुआ, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है यहां देखिए आप, एनर्जी का जो कर्व है वो नीचे जा रहा है, ये देखिए एनर्जी डिक्रीज होते जा रही है। ये जो पॉइंट आपको दिखाया गया है, ये वो पॉइंट है जब ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि इसकी बाउंड्री यहां पर थोड़ी बहुत ओवरलैप कर रही है। तो बेटा इधर से इधर आने पर ए और बी का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ए और बी का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बेटा लेफ्ट
राइट टू लेफ्ट आने पर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है, और पास आते जा रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अब समझे कहानी पूरी। दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्शन था, पर अट्रैक्शन और रिपल्शन में से अभी कौन डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्शन। इसीलिए दोनों पास आते जा रहे हैं। लेकिन दोनों जैसे जैसे पास आएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी पास आते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बेटा रिपल्शन तेजी से बढ़ेगा और अट्रैक्शन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि पास आने से न्यूक्लियस पास आ गया, इलेक्ट्रॉन पास आ गया, रिपल्शन बहुत रैपिडली बढ़ गया, अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्विलिब्रियम पे। ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर हम लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और बॉन्ड फॉर्मेशन होने तक एनर्जी बेसिक जो लेवल था वो ये था, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने तक जो एनर्जी में डिक्रीज आया है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, इस रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। और इतनी एनर्जी जब वापस दे दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों एटम अलग हो जाएंगे। अब एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इस टाइम पे हुआ है, तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर जो दो एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से यहां तक है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। अब ये आगे का ग्राफ क्या है सर? एनर्जी तो रिलीज हो गई, पर यहां बढ़ कैसे गई? तो आगे वाला केस हाइपोथेटिकल केस है। कैसा केस है? हाइपोथेटिकल। आप सोचें ए और बी पास आते जा रहे हैं, अट्रैक्शन होते जा रहा है, अट्रैक्शन होते जाता है, एनर्जी रिलीज होती जा रही है। पर क्या ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस में घुस जाएगा? क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के न्यूक्लियस आपस में कोइंसाइड हो जाएं। तो क्या होगा कि इस टाइम के बाद अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर, अगर इसके भी बाद इनको और पास लाना होगा तो ये खुद ब खुद पास नहीं आएंगे। और जब ये खुद एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्सफुली पास लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये वो रीजन है बेटा, यहां से लेकर यहां तक का वो रीजन है जहां पर अट्रैक्शन से ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? रिपल्शन। और क्योंकि दोनों में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो चुका, उसके बाद पास नहीं आ रहे, अब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो आपने बाहर से रिपल्शन ओवरकम करने के लिए एनर्जी दी, और आपने एनर्जी दी तो ग्राफ अब नीचे ना जाकर ग्राफ कैसा चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कर्व। चलिए आगे बात कर रहे हैं। इस एनर्जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो कर्व बना, उसमें हमने देखा कि बॉन्ड जब फॉर्म होता है या अट्रैक्शन जब होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज्ड बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे कुछ केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड्स को क्लासिफाई किया गया है। इनके अलावा और भी चीजें हैं, चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्सेस की जब मैं बात करता हूं तो दो तरह के मेनली फोर्सेस डिफाइन होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो कि जनरली इंटर एटॉमिक होंगे, एटम एटम के बीच में, और दूसरा आता है वीक फोर्सेस जो जनरली इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, ये वीक फोर्सेस होते हैं। अब जैसे एटम ए है, एटम बी है, तो एटम ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड होगा, एटम ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, इन फोर्सेस को हम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके केस में अट्रैक्शन पावरफुल होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। वीक फोर्सेस जनरली कहां देखने को मिलते हैं? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, Cl2 टाइप का। सपोज एक मॉलिक्यूल है Cl2, Cl के बीच में बॉन्ड है, वो कौन सा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। Cl2 के अंदर बॉन्ड है, Cl का बॉन्ड है, कौन है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है ना, एटॉमिक एटॉमिक बॉन्ड है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। पर इसके और इसके बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। और वो फोर्सेस कैसे होते हैं? जनरली वीक फोर्सेस। देखें, स्ट्रॉन्ग फोर्स में सबसे पहला आता है आयनिक बॉन्ड। ये क्लासिफिकेशन भी है कि जनरली इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली जो आपको देखने को मिलेगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा। किसके बीच में देखने को मिलेगा? मेटल और नॉन मेटल। आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड नाम से समझ में पड़ रहा है, आयंस का फॉर्मेशन होगा। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने की। कैटायन एनायन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। सेकेंड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर एटम्स के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं तो एटम में मेटल और नॉन मेटल की जनरली जब हम बात करते हैं तो बेटा मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक। लेकिन नॉन मेटल का बॉन्ड, किसका बॉन्ड? नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली कैसा मिलेगा?
कोवैलेंट। ध्यान रखें मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके एक्सेप्शंस आते हैं, पोलराइजेशन, फजान्स रूल पढ़ा होगा आपने, एक बार और डिस्कस करेंगे आगे बढ़ने पर। मेटल नॉन मेटल का जो बॉन्ड है, नॉन मेटल का जो बॉन्ड है जनरली कैसा होगा, कोवैलेंट होगा। क्यों? नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होती, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की नहीं होती, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? तो बॉन्ड बनाने के लिए ये आपस में शेयरिंग करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसी शेयरिंग के बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों में शेयरिंग होती है। हम लोग जो लिटरेचर की लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं यहां पर इक्वल शेयरिंग, मतलब दोनों जो एटम्स हैं वो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि यहां पर दोनों एटम्स के बीच में, दोनों स्पीशीज के बीच में अनइक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बात ध्यान रखें, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सिर्फ बनते वक्त डिफर करा जा सकता है। एक बार बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बनने के बाद आप दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एक एग्जांपल आगे लेंगे, उससे डिस्कस करूंगा क्या कहने का मतलब है। मेटालिक बॉन्ड नाम से समझ में पड़ रहा है, मेटल का क्रिस्टल लैटिस लिया, ठीक है, तो मेटल के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड होगा एटम के बीच में, उसे क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड। वीक फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। चलिए आगे बात कर रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग में पहला जो रीजन हमने पढ़ा था, हम लोग बात कर रहे थे कि नोबल गैसेस ग्रुप 18 क्या होते हैं, आइसोलेटेड मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं, उसका रीजन जानने की कोशिश कर रहे थे, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। फर्स्ट रीजन वाज टेंडेंसी टू रिलीज एनर्जी, मिनिमम एनर्जी के स्टेट में आना चाहता है, और दूसरा जो रीजन बोला जाता है वो है टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज लुईस ऑक्टेट रूल। एक बात समझ ले क्लियरली, जो फर्स्ट रीजन हमने पढ़ा कि जब जब अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, वो पॉइंट ऑलवेज वैलिड, लेकिन यहां पर ये जो लुईस ऑक्टेट रूल है, ये सिर्फ साइंटिस्ट हैं लुईस, है ना, उनको सम्मान देने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की जो हिस्ट्री है ना, केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हम लोग हिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे, पहले ये थ्योरी आई, फिर ये थ्योरी आई, उसके ड्रॉबैक्स आए, फिर नई थ्योरी आई, तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी, वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज में से लुईस ऑक्टेट रूल है, और इससे बहुत सारे इनिशियल लेवल पे बहुत सारी चीजें हम लोग समझा सकते हैं, इसलिए हम लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं। बट ये 100% ट्रू नहीं है, ध्यान रखें, रूल लिखा है, लॉ नहीं लिखा है, रूल है, तो इससे कुछ चीजें समझ में आएंगी, बट बहुत सारी चीजों को ये फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए लुईस ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए पहले लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। लुईस ने इनिशियली ये देखा कि जो नोबल गैसेस थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, अकेले मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? देखा कि उसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, बाकी जो एलिमेंट है उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। उनके जो कंपाउंड मिले उनमें देखा कि उनने बॉन्डिंग करके आउटर मोस्ट शेल को क्या किया, कंप्लीट किया। तो उन्होंने एक रूल दिया कि एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, NH2 NP6, ठीक है। अब अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसे अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव करना है, तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं जिनसे वो ऑक्टेट अचीव कर सकता है? तो बेटा या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, कैटायन, है ना, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एनायन। तो अगर कैटायन एनायन बना के बॉन्ड बनाया तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, जो पीछे हमने पढ़ा। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने बोला था शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। एक खास बात, हाइड्रोजन लिथियम कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट। आपको पता भी होगा हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो फर्स्ट होता है, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल सेकंड होता है, लेकिन लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन और लिथियम जनरली अपने कंपाउंड्स में आपको ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए कभी नहीं मिलेंगे। हाइड्रोजन और लिथियम अपने कंपाउंड्स में क्या कंप्लीट करते हुए मिलेंगे आपको? ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हुए मिलेंगे। अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन लिथियम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं, और बोला है देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, आउटर मोस्ट शेल इज फुलफिल्ड बट इट इज नॉट ऑक्टेट। तो बेटा हाइड्रोजन लिथियम फर्स्ट कंटेंडर्स में से एक होंगे।
अब वेस्ट टू कंप्लीट ऑक्टेट बता दिया आपको, लूज करेंगे गेन करेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया एक ने और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे NaCl में आप जानते हैं Na इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाता है, तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझा रखी, ध्यान रखें। आयनिक बॉन्ड को, है ना, कुछ ऐसे डायरेक्ट लाइन, कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते, ये कोवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहां डॉट 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 रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों होते हैं। पर अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, शेयरिंग इक्वल है, दोनों ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसे क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ध्यान सुने, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल नॉन मेटल। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग में। कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सब इसी पे डिपेंड करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहां आयनिक बॉन्ड है, कहां कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है ना। देखिए, आपको एक एग्जांपल दिया CO2, जो हम लोग एग्जांपल यहां ले रहे हैं CO2। ध्यान से सुने, क्या कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्या ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अब आपसे पूछे कि CO2 में कैसा बॉन्ड होगा, तो नॉन मेटल के बीच में जनरली आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर से या शेयरिंग से, शेयरिंग से। तो शेयरिंग की कंडीशन देखें, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होते हैं। बेटा कार्बन को ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, यहां पर कार्बन को फिर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, तो कार्बन ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और इंडिविजुअल ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करा। इस शेयरिंग में देखो, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, 2 एटम्स के बीच में बात करते हैं हमेशा, ठीक है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, इक्वल, या शेयरिंग कैसी है, इक्वल। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इक्वल शेयरिंग बोल देते हैं, और इस बॉन्ड को बोला जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। इससे बनने वाला डायग्राम आप जानते हैं, इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया। सेकेंड, बाय अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन या अनइक्वल शेयरिंग बोल देते हैं इसे जनरली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक एग्जांपल देखें, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक बात बोली थी, बॉन्ड बनते वक्त तो आप कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद आप नहीं बता सकते कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसका रीजन भी देखेंगे हम लोग। बाय अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, आप देखें, एक मॉलिक्यूल दिया है आपको NH3। अब हम लोग जानते हैं NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और यहां पर साथ में कौन आ गया, H+ के पास, इसके पास है लोन पेयर, ठीक है ना। NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और H+ के पास, अभी हमने पिछली क्लास में लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी थी, H+ के पास क्या है, खाली डब्बा। अब दोनों को बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड बनाने का क्या तरीका होगा, तो बेटा ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। बट इस बार, ठीक है ना, हम लोग कहने, लैंग्वेज जो होती है बोलने की, वो ये होती है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डोनर। और H+ ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टर। लेकिन ध्यान रखें, डोनेट करने का मतलब ये नहीं है कि H+ को दे दिया और H+ अपने घर ले गया इलेक्ट्रॉन, नहीं। डोनेट करने का मतलब है जो शेयरिंग होने वाली है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन होगी, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने का काम किसने करा है, अमोनिया ने, और इलेक्ट्रॉन लेने का काम किसने किया है, H+ ने। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ठीक दोनों के बीच में रहेंगे, कुछ इस तरह से, यहां इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, है ना। फिर वो En का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो सकता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों के बीच में। इसी वजह से ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज ऑल्सो नोन एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, डोनेशन इन द सेंस शेयरिंग के लिए डोनेशन हो रहा है। अब आप देखो, इसमें हाइड्रोजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आए, अमोनिया से आए, तो इसका मतलब है यहां पर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन या अनइक्वल शेयरिंग है, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान से सुने, कोऑर्डिनेट बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के अलावा एक फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, बट यहां पर उससे रिलेटेड मैं कंडीशन आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा NH3, ठीक है ना, ये NH3 है। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, लोन पेयर किसको दिया, तो H+ को दिया,
तो H प्लस के साथ यहां क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब हुआ क्या, H पे प्लस दिख रहा है, बट एक बात समझे, क्या जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो नाइट्रोजन ने दिए? यस, हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसका मतलब है नाइट्रोजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होने थे उससे एक कम हो गया, और उससे कम हो गया इसका मतलब है नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और हाइड्रोजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब है ओवरऑल ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अब हम कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यही स्ट्रक्चर इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, H H H H। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट और को कोवेलेंट में बदल दिया है और N पे क्या आ जाता है, प्लस। तो बेटा बॉन्ड बनते वक्त तो आपको पता रहेगा कि कोऑर्डिनेट है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद फॉर्मल चार्ज एडजस्टमेंट की वजह से कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला, अभी हम लोगों ने ऑक्टेट रूल की बात करी कि एटम बॉन्ड बनाने के लिए जो रीजंस हैं उसमें से एक तो एनर्जी लूज करना, जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडा वही है। ऑक्टेट रूल बोला, ल्यूइस ऑक्टेट रूल मैंने बोला, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो बेटा ल्यूइस ऑक्टेट रूल कहां कहां अप्लाई नहीं होता, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक के अंदर, नोन एज एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल या ल्यूइस ऑक्टेट रूल। क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं? पहला केस, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। अब अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए तो भी वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। तो पहले हम इन दो बेसिक पॉइंट पे बात करेंगे। ऐसे स्पीशीज जहां पर सेंट्रल एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या फिर हाइपोवैलेंट स्पीशीज। उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या फिर हाइपोवैलेंट स्पीशीज। ध्यान रखें, तो मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज हाइपोवैलेंट स्पीशीज। अब एग्जांपल्स की बात करें तो क्या आ सकते हैं यहां पर, देखिए जैसे एक एग्जांपल आपको दिया यहां BeCl2, ठीक है ना, BeCl2। ध्यान से सुनो, मैंने अभी बोला था आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा बेरिलियम क्या है, मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। सर आपने तो बोला था मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, पर इन दोनों के बीच में यहां पर जो बॉन्ड दिखा रखा है वो कैसा दिखा रखा है, कोवेलेंट। ये क्या चमत्कार है सर? तो याद करें, मैंने बोला था जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, और खासकर जो एक्सेप्शन हमारे काम में आएंगे सिलेबस में, ध्यान से सुनिएगा, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कौन कौन से एक्सेप्शंस काम में आएंगे, किन मेटल्स के एक्सेप्शन काम में आएंगे? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनके क्या, तो इन सबके CVI, इन सबके क्लोराइड, इन सबके ब्रोमाइड, इन सबके आयोडाइड। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के क्लोराइड, सबके क्लोराइड, सबके ब्रोमाइड, सबके आयोडाइड। बेटा ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक। बट ये जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे ये आयनिक ना हो के आपको क्या मिलेंगे, कोवैलेंट। इस इनिशियली इस बात को आप ध्यान रखें, इसका रीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे फजांस रूल में। देखिए, तो BeCl2, बेरिलियम का क्लोराइड क्या होना चाहिए था, मेटल नॉन मेटल के कारण आयनिक होना चाहिए था, पर कैसा होता है, कोवैलेंट, एक्सेप्शनल है। तो बेटा ये जो BeCl2 बना, इसमें बेरिलियम की बात कर रहा हूं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन जब भी साइड एटम में आता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। जितने भी हेलोजन है अगर साइड एटम में तो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल। तो बेटा 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब बेरिलियम के पास एट द एंड आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे स्पीशीज जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट। साथ ही साथ ऑक्टेट से कम होने के कारण इनके पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, और वेकेंट ऑर्बिटल में ये किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूइस एसिड, एसिड एक्सेप्टर। ध्यान रखें, लोन पेयर एक्सेप्टर को ल्यूइस एसिड कहा जाता है। और एग्जांपल देखें, एल्यूमिनियम, बॉन्ड्स को भी पहचानने की कोशिश करें। एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। लेकिन एल्यूमिनियम का क्लोराइड क्या होता है, ब्रोमाइड क्या होता है, आयोडाइड क्या होता है, कोवेलेंट। तो ध्यान रखें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3।
क्लोरीन साइड एटम में हर क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, टोटल हो गया 6। मतलब ये 8 से कम है, 8 से कम है तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। और कौन सा एक्सेप्शन है? हाइपोवैलेंट एक्सेप्शन है। BF3, BBr3, BCl3 सारे के सारे एक्सेप्शन। बोरॉन 3, तीनों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 3 + 3 6, अगेन 6 आएगा यहां पर। SnCl2, ठीक है, Sn के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है ना, कार्बन फैमिली का मेंबर है। और 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कितना हो गया? 6। ऑल दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट। और ये सारे के सारे किसकी तरह काम कर सकते हैं? ल्यूइस एसिड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने 8 से कम वाले पढ़े, दूसरा केस क्या हो सकता है? 8 से ज्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आर नोन एज, इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज हाइपर वैलेंट इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर इन्हें, इन मॉलिक्यूल्स को एक्सपांडेड ऑक्टेट स्पीशीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सपांडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट से ज्यादा एक्सपांड कर गया। अब देखिए, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स में ही आपको इलेक्ट्रॉन रिच या हाइपर वैलेंट या एक्सपांडेड ऑक्टेट का फिनोमिना देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं बेटा? वेकेंट डी ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसके पास केवल 2s और 2p होता है, और 2s 2p के अलावा 2d नहीं होता है। तो इसके पास टोटल डब्बे कितने हैं बेटा? 4, और 4 डब्बों में मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल करके कितना फिल कर सकता है? 8। तो इनके पास कभी भी ऑक्टेट से ज्यादा नहीं होगा, ऑक्टेट से कम हो सकता है। लेकिन थर्ड पीरियड आने के बाद 3s 3p 3d आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग 8 भी हो सकती है, 8 से कम भी हो सकती है, और 8 से ज्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन में काम आता है, खासकर PCl5। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। पांचों क्लोरीन साइड एटम में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्या हो गया? 5 + 5 10। क्या काउंटिंग 8 से ज्यादा आ गई? यस। इसका मतलब है ये एक्सपांडेड ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट होगा। तो P में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अदर एग्जांपल आप देखें, मेनली हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जांपल आ रहे हैं। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड से ज्यादा, थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का है, तभी हाइपर वैलेंट की कंडीशन बन सकती है। सल्फर वैलेंस शेल में 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 6 + 6 12, मोर देन 8 है। आयोडीन 7, फ्लोरीन 7, 7 + 7 14। XeF2 की बात करूं, जेनॉन 8 और फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे शेयरिंग में, तो बेटा 8 + 2 10। अब सुने, यहां पर जेनॉन की बात आ ही गई है, तो हमने बात करी नोबल गैस जनरली आइसोलेटेड मिलते हैं, अकेले मिलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट जेनॉन के कंपाउंड्स आपको नेचर में देखने को मिलेंगे, हमारे सिलेबस में हम स्टडी करेंगे। जेनॉन के जब कंपाउंड्स बनेंगे तो जेनॉन अपना कंपाउंड जनरली आपको जब भी दिखेगा तो उस कंपाउंड में जेनॉन के साथ फ्लोरीन या ऑक्सीजन का होना जरूरी है, क्योंकि जेनॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और हम जानते हैं जेनॉन के अलावा जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जेनॉन जब भी कंपाउंड बनाते हुए दिखेगा आपको जेनॉन का कंपाउंड फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा। अगर आपको कभी बोल दिया जाए XeF2 की तरह की क्या XeCl2 बनता है, बिल्कुल नहीं, जेनॉन के साथ कंपाउंड में ऑक्सीजन या फ्लोरीन का होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक्सेप्शन में मोर देन 8, लेस देन 8 हमने पढ़ा। इसके अलावा अब यहां पर कुछ हम लोग एक खास, सबसे खास टाइप का क्वेश्चन जिसके ऊपर बनता है, बहुत बार एग्जाम में आया, वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसके बारे में बात करेंगे। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे थे बॉन्डिंग के बाद कि वो 8 है, 8 से कम है या 8 से ज्यादा है। यहां पर हम पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे मॉलिक्यूल्स को, सेंट्रल एज वेल एज साइड। अगर उस काउंटिंग का जो सम है वो कैसा आ जाता है? ऑड नंबर, ऑड मतलब 1 3 5 7 टाइप का आ जाता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे स्पीशीज को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोला जाएगा। और हम ऑक्टेट रूल की बात करें, अगर 1 3 5 7 आया तो बेटा इसमें 8 कभी भी आ नहीं सकता, क्योंकि जो 8 वैल्यू है, 8 नंबर है, वो इवन नंबर है। और यहां पर हम कौन से स्पीशीज देख रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब इनके बारे में एक बहुत खास बात है, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास ऑड नंबर है, तो एक ना एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा
जो अनपेयर्ड बचेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीशीज को क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बोला जाता है। एग्जांपल आपके सामने आ रहा है NO, NO2, ClO2, ClO3। NO2 एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। NO2 दो तरीके होते हैं जहां से आप ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। चेक कैसे करना है? चेक करना है एक तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। दोनों बेसिस में कैसे भी चेक कर ले, आंसर का जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा। देखिए नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं 7, और एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। काउंटिंग करेंगे कितना आ जाएगा? 23। क्या ये 23 एक ऑड नंबर है या नहीं है? इससे पता चल गया कि ये कैसा स्पीशीज है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा दो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 12 + 5 किया कितना आ जाएगा? 17। दोनों की काउंटिंग अलग है, 23 और 17 पर है ये भी ऑड और ये भी नंबर कैसा है बेटा? ऑड नंबर है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऑड नंबर अगर मिल जाता है ऐसा करने पर तो वो सारे स्पीशीज कैसे कहलाएंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो सबसे खास बात कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि जो ऑड नंबर है उसकी वजह से उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा ही बचेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक खास बात है ना, नोट बना के लिखिएगा कॉपी के अंदर, पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्या बोला मैंने? ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना? वो पॉइंट तो यहां भी दिया है। तो सर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, मैंने सिर्फ ये बोला है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है। अब ऑड जो नहीं होगा वो कैसा स्पीशी होगा? इवन इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखना, हम लोग क्या है एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? कि सर ने बोला था ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसा? पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसा? पैरामैग्नेटिक, है ना? तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसा होना चाहिए? डायामैग्नेटिक। बिल्कुल गलत, ठीक है ना? अपना दिमाग ना लगाए, जितना बताया जा रहा है उसी को फॉलो करें। ध्यान रखिए, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये मैंने बोला भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इवन को डाया मान लो। नहीं बेटा, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैन बी पैरामैग्नेटिक और दे कैन बी डाया। मतलब इवन वाला कुछ भी निकल सकता है, पैरा भी निकल सकता है, डाया भी निकल सकता है, लेकिन ऑड कल ये पक्का है कि ऑड हमेशा कैसा निकलेगा? पैरामैग्नेटिक। अब इवन वाला कौन सा डाया होगा, कौन सा पैरा होगा, ये आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। चलिए अगला केस देखें। जो नेक्स्ट केस आ रहा है ना, मैं इसको इरेज करके एक बार ला रहा हूं वापस, देखिएगा। कैटायन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, लेस देन 8 पढ़ा, हाइपोवैलेंट मोर देन 8 पढ़ा, हाइपरवैलेंट ऑड इलेक्ट्रॉन पढ़ा। अब इसके बाद कैटायंस पे आ जा रहे हैं, क्योंकि कैटायंस हमें काम में आएंगे आयनिक बॉन्ड में। कैटायंस हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। अभी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या है? तो इन कैटायंस को 18 इलेक्ट्रॉन कैटायंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन कैटायन, बट 18 टोटल काउंट नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है। और ये तभी होगा जब आउटर मोस्ट शेल में S, P और D सब भरे हों। अगर ये सारे भरे हैं सेम शेल के अंदर, है ना, यहां पर नंबर कुछ भी है, n-1 ले रहा हूं, तो इन सबका सम कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, Zn+2, Cd+2, Hg+2, जिंदगी कबाड़ा हो गई, +2 आ रहा है सब पे। क्यों? अजीआंटी ग्रुप 11 है, +1 आ रहा है। ये सारे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे देख ले। जिंक +2 का कॉन्फिगरेशन है बेटा, जिंक का न्यूट्रल फॉर्म में Zn30 जो होता है उसका कॉन्फिगरेशन होता है ये सारा आने के बाद 4s2 भी आता है उसमें, है ना। पर जब ध्यान सुनना, जिंक में 4s2 के बाद क्या फिल होता है बेटा? 3d, है ना। पर जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पीरियोडिक टेबल में भी बात करी, इलेक्ट्रॉन एंटर लास्ट में हुआ था Zn के अंदर, न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, 3d में।
लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त कहां से निकलता है? हमेशा आउटर मोस्ट शेल से, जो कि क्या है 4s। तो बेटा 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे Zn पे +2 चार्ज आने की वजह से। और अब जो आप कंडीशन देखोगे तो इसमें सबसे लास्ट जो शेल आपको दिख रहा है उसका हाईएस्ट नंबर क्या है बेटा 3, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन s2p6d10 की वजह से क्या आ रहे हैं 18। तो ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिख जाए उन्हें क्या बोलेंगे? उनकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस क्यों बोला? इनर्ट गैस वो होती है जिनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होता है। तो बेटा यहां पर भी sp_d फुलफिल्ड है, लेकिन इनर्ट गैस के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। यहां पर कितने आ रहे हैं? 18। मतलब ये दिख रहा है इनर्ट गैस जैसा, है नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस के लिए सिर्फ s2p6 होना चाहिए या एडिशनली d10 है, इसीलिए इसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो बेटा ये कंडीशन यहां पर आ रही है। और देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8 है या 8 से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, 8 से डिफरेंट है, मतलब ये भी ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं कर रहा। और एक और केस आता है जो जनरल है, दैट इज 9 to 17 इलेक्ट्रॉन कैटायंस। तो देखें ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 से 17 हो, तो ऑब्वियसली ये भी 8 की काउंटिंग में नहीं आ रहा, तो ये भी ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होंगे। और एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं यहां पर, जैसे Fe+3 दिया हुआ है। तो बेटा याद करें Fe का जो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी बात करें तो आर्गन 4s2 3d6 होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर 3d में हुआ, लेकिन जब निकालोगे तो पहले कहां से निकलेगा? 4s से। तो बेटा यहां 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए, पर +3 है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसके निकलने के बाद 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या बचेगा? 3d5। अब आप देखो आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कौन बन गया? थर्ड। और इस थर्ड शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2 + 6 8 + 5 13। और ये 13 8 तो नहीं, ऑक्टेट तो नहीं है, ऑक्टेट से ज्यादा है, और साथ ही साथ ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ऐसे कैटायंस भी बहुत सारे मिलेंगे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वैलेंसी। ध्यान से सुनिएगा क्या पॉइंट है ना। जूनियर क्लासेस में 9th क्लास में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होती है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, बट कुछ खास बातें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान सुनना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी को डिसाइड करने का काम नाम से समझ में पड़ रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब एक बहुत कॉमन सा मिसकॉन्सेप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन सा मिसकॉन्सेप्शन है। क्या मिसकॉन्सेप्शन है? कि आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं हम लोग, है ना, ध्यान सुना होगा, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कई लोग आउटर मोस्ट और वैलेंस को कंफ्यूज कर लेते हैं, सोचते हैं दोनों सेम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल हमेशा सेम होगा, दोनों में कहीं कहीं पे डिफरेंस हो भी सकता है। जनरली एस और पी ब्लॉक के लिए, ध्यान सुनिएगा, एस और पी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट शेल बोलूं या वैलेंस शेल बोलूं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलूं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूं, बात एक ही है। फॉर एस एंड पी आउटर मोस्ट एंड वैलेंस स्टैंड फॉर सेम थिंग। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, याद करें डी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन में n और n-1 भी आता था, और ऐसे f के आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन में, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में ns n-1d और n-2f आता था। तो ध्यान रखें s और p के लिए दोनों सेम है, d ब्लॉक के लिए दोनों में डिफरेंस है, और f ब्लॉक के लिए भी दोनों में डिफरेंस है। बात कर रहे हैं वन बाय वन। डिफरेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट। आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल तो हम समझते हैं, इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम नंबर वाला जो शेल होता है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला जो शेल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। बट वैलेंस शेल कैन डिफर फ्रॉम इट। अभी देखें वैलेंस शेल, शेल हुज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस शेल बोलते हैं। फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल आर सेम। जैसे एग्जांपल भी आपको दे रखा है, सोडियम की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का आउटर मोस्ट शेल, है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है बेटा? 3। और इसी 3s को या थर्ड शेल को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने? 1। एस और पी के लिए हमेशा ये क्या होता है? सेम। जैसे पी का एक एग्जांपल, पी ब्लॉक का एक एग्जांपल लिया, फास्फोरस। आउटर मोस्ट शेल कौन सा बेटा? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज 3s 3p। बेटा आउटर मोस्ट शेल भी 3 है और वैलेंस शेल भी 3 है। इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 + 5 7, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी 7, सॉरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी 7, सॉरी यहां पर मिसप्रिंट है एक, है ना, चेक कर लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आएगा 3s2 3p3, ये क्लोरीन का एक्चुअल में लिख दिया था, और यहां पर भी आएगा 3s2 3p3। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी 5 और
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी 5 आ जाएंगे यहां पर। ये तो बात हुई एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, लेकिन डी और एफ की बात करें तो यहां पर कुछ चेंजेस आ जाएंगे बेटा। आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल आर नॉट सेम फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक क्वेश्चन आपको दिया भी था मैंने, याद हो तो एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल देखें, मैंगनीज की बात करें, क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है बेटा? है। और इसमें आप देखिए तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला शेल जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा? 4। तो आउटर मोस्ट शेल इज 4 या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर 4s2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि S4 में S2 के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। वैलेंस शेल डी ब्लॉक के लिए ये पूरा का पूरा वैलेंस शेल होता है, ns इलेक्ट्रॉन अलोंग विथ n-1d इलेक्ट्रॉन, ns इलेक्ट्रॉन अलोंग विथ n-1d इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलाकर वैलेंस शेल क्रिएट करते हैं। और इसीलिए यहां पर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब भी बात करेंगे मैंगनीज में तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। तो ये d है, मेनली हमें d ही यूज आएगा। एफ के लिए सिमिलर कंडीशन दे रखी है, सीरियम ले रखा है 6s, दैट इज आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंस शेल ns n-1d एंड n-2f कंबाइन टुगेदर। ठीक है, अब जितना भी अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। आज हमने मेनली ऑक्टेट रूल की बात करी है तो उसी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको ऑक्टेट रूल का कौन सा एक्सेप्शन नहीं होगा इनमें से ये पता लगाना है। ऑक्टेट रूल का सीधा सा कहानी है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल फॉलो, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। तो एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कौन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ध्यान रखें। यहां पर बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3, तीनों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, टोटल कितना हो गया? 6। ये तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है बेटा। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और चारों क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे 4, 8 आ गया। मतलब ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है बेटा? यहां पर फॉलो कर रहा है। SN के आउटर मोस्ट शेल में 4+2, ये तो हमने एग्जांपल लिया भी था। और ClO2 याद करें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्योंकि ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? दोनों ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। टोटल काउंट क्या आ रहा है? 11। देखें, ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, विच कुड बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। तो अगर इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि पैरामैग्नेटिक कौन है तो बेटा ये होता। और साथ ही साथ अगर आपको इनमें से पूछा गया है कौन ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है, तो क्लियरली आपके सामने आंसर है सेकंड, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग देखें तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बेटा नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं, उनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पर आपको पहचानना क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पहचानना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए टोटल करते हैं, या तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल और साइड, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 6, तो 2 ऑक्सीजन के पास 12, 17 इलेक्ट्रॉन। यही हमने एग्जांपल लिया भी था। बाकी सब में जब आप इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो बेटा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे 5, तो 2 नाइट्रोजन में 10, यहां भी 2 नाइट्रोजन है 10, यहां भी 2 नाइट्रोजन है 10, प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 2 ऑक्सीजन के पास 12 हैं, तो 4 के पास कितने होंगे? 24। 3 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे? 18। 5 ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे? 36 का टेबल चल रहा है सीधा। अब आप देखो, इसको टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 34। इसको टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 28। इसको टोटल करोगे क्या मिलेगा? 40। ये तीनों आप देखें, ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बट 17 वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? आंसर 1।